हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, और मॉर्निंग करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ चुके हैं 7 अगस्त की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर डिटेल्ड न्यूज़ को लेकर। अगर सेशन आपको क्लियर लगे, अच्छा लगे, तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि इस तरह के करंट अफेयर्स सभी तक पहुँच सके। तो एक नए अंदाज में वन लाइनर के साथ क्वेश्चंस को मैंने डिटेल्ड में वहाँ पर समझाते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इससे पहले के क्लास के सेशन के रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस, फिर आज के क्वेश्चंस पर टॉपिक पर चले। हाल ही में चक्रवात आसना ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो भारत के, यहाँ पर आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है कौन सा है? गुजरात आपके पास करेक्ट आंसर है। गुजरात को प्रभावित किया। याद रखो, मैंने इस न्यूज़ को डिटेल्ड में बताया था। ये नाम आसना किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान ने ये नाम दिया था और कहाँ आया था? गुजरात को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, मैंने पूरा न्यूज़ में, और कहाँ आया था? अरब सागर में ये तूफान साइक्लोन उठा था। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है, हाल ही में 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य में आयोजित की गई? मैंने बताया हुआ था। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा बिहार। बिहार के राजगीर में 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेवकोन्स के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको बताया था, भाई हरगोपाल जी को यहाँ पर प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को जो है यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? ये भी मैंने न्यूज़ कंप्लीट वहाँ पर डिस्कस की हुई थी। तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मंत्रालय ने किस कंपनी से सुखोई 30 MKI के लिए 240 एरो इंजन खरीदने का सौदा किया है? ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुखोई 30 MKI के लिए इंजन जो खरीदे जाएंगे वो किससे खरीदे जाएंगे? तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पर HAL याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों के लिए एक कमेटी बनाई है उनकी समस्याओं को लेकर के? तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कमेटी के अध्यक्ष हैं नवाब सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट योजना किस वर्ष लागू हुई थी? अभी ये हाई में चर्चा में रही। तो मैंने न्यूज़ इससे पहले सेशन में कंप्लीट डिस्कस की हुई थी, याद रखिएगा क्रेडिट योजना। और ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2020 में। इस प्रकार से गवर्नमेंट स्कीम आती रहती। अब चलते हैं आज के यहाँ पर सेशन के बीच में। अभी एक क्वेश्चन और रह गया कल का सेशन का। युद्ध अभ्यास वरुण हाल ही में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। यह युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, इंडिया और यहाँ पर फ्रांस के, भारत के बीच में और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़े। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट लेकर के न्यूज आई है। अपॉइंटमेंट क्या है? ASCI के नए अध्यक्ष यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं और उनका नाम क्या है? पार्थ सिन्हा। याद रखिएगा ASCI। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ASCI। तो दोस्तों, ASCI यहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखना एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। बाकी इस न्यूज़ में कुछ खासा नहीं है, बस अपॉइंटमेंट है। तो ASCI के नए जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन चुने गए। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसका फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष हैं पार्था, यहाँ पर पार्थ सिन्हा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? पार्थ सिन्हा। ठीक है, तो अगले यहाँ पर अपॉइंटमेंट की तरफ पर चलते हैं। आज बैक टू बैक कई अपॉइंटमेंट है। सबमिट है यहाँ पर, और सबमिट किसकी है? ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के सबमिट हुई है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको दोस्तों बता दें, ये कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, याद रखिएगा ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन आजकल हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल डीजल और जितने भी इससे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस इफेक्ट जो है इफेक्ट हो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही साथ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जिनसे पॉल्यूशन कम होता है, तो उनको जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन जो है काफ़ी जो है कारगर है, ताकि इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है। तो इसलिए इस फ्यूल को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है आपके पास सामने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के मुताबिक किस दिनांक से ईपीएफओ के पेंशनरों को देश भर के किसी भी बैंक से पेंशन लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये फाइनेंस की न्यूज़ है। आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट जो लोग जिन लोगों को पेंशन मिलती है, वो पेंशन ईपीएफओ के द्वारा दी जाती है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, जितने भी पेंशनधारी हैं उनको पेंशन देने का काम ईपीएफओ ही करती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन करता है, ईपीएफओ करती है। ये देश भर में जितने भी पेंशन, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको पेंशन देने का काम ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन ये है। तो ये काम करता है उनको फंड देने का। लेकिन इससे पहले क्या होता था, किसी भी बैंक से आप जो है पेंशन नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ बैंकें थी उन्हीं बैंकों से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक नियम आ गया है, या एक खुशखबरी है उन सबके लिए जो पेंशन पा रहे हैं। वो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के जो पेंशन यानी जिन लोगों को पेंशन मिलती है, वो देश के किसी भी बैंक से अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा किसी भी बैंक से यहाँ पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ईपीएफओ की। तो ईपीएफओ जो बना था वो एक यहाँ पर 15 नवंबर 1951 में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 15 नवंबर 1951 में बना और 52 से इसने अपना कार्य जो है शुरू कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा कब बना था। हेडक्वार्टर की अगर बात करो तो नई दिल्ली में है और मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में हो जाता है। 15 नवंबर 1951 में इसका गठन हुआ था। अगली न्यूज़ है यहाँ पर पोप किसके साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी ब्रांडेड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत का पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। भारत का पहला मल्टी ब्रांडेड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने जा रहा है, किसके साथ मिलकर। तो यहाँ पर बता दें, रुपे कार्ड, याद रखिएगा रुपे और एस बैंक के साथ, एस बैंक के साथ मिलकर ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा पोप एक क्या है, फिनटेक, ठीक है, इनेबलर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये रुपे और यस बैंक के साथ इसने मिलकर के भारत का पहला मल्टी ब्रांडेड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च कर दिया है। बात हुई है रुपे की, तो रुपे को एनपीसीआई ने, याद रखिएगा, 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। रुपे कार्ड जो है आप लोग देखते हो, पहले वीजा कार्ड होता था जो आप उस पर लिखे थे रुपे। ये भारत का खुद का अपना जो है एक पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत सी बैंकें रुपे कार्ड लॉन्च कर रही हैं। और ये 100 रुपये, पहले आपने देखा होगा मास्टर कार्ड लिखा होता था, वीजा कार्ड। आज ज़्यादातर जो भी बैंक के एटीएम जाकर वो रुपे कार्ड, ये मेरे भारत की स्वदेशी अपना भुगतान नेटवर्क है। इसलिए रुपए याद रखिएगा कब इंट्रोड्यूस किया था, तो इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 में। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो जाएगी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ जाए तो यहाँ पर रुपए, और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर हो जाएगा आईटीटीएफ के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईटीटीएफ, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। याद रखिएगा आईटीटीएफ का मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन,
ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म याद रखें, और इसके पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर नियुक्त, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले भारतीय रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले भारतीय रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर, आपके सामने आंसर है यहाँ पर शरद कमल जी को। याद रखिएगा शरद कौन है, शरद भारत के पहले ITTF यानी भारतीय एम्बेसडर हैं ITTF के। ठीक है, वन लाइनर न्यूज है, ज़्यादा कुछ खासा इसमें जानने के लिए नहीं है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये भी फिर से एक स्पोर्ट्स न्यूज़ आई है। डुरंड कप 2024 आयोजित किया गया और इसे किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया किसको हरा कर जीता गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कई बार आपने स्टेट एग्जाम जैसे कि SSC और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स उसमें यही पूछा क्वेश्चन, कई बार आ चुका, डुरंड कप किस खेल से संबंधित, थॉमस कप, डुरंड कप कई बार पूछे गए। तो याद रखिएगा डुरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, डुरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पर याद रखिए एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। 2024 हुआ है और 2024 में इसे किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर यूनाइटेड ने, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसे जीता, किसे, मोहन बगान को हराकर। याद रखिएगा मोहन बगान को हराकर, मोहन बगान को हरा करके इसने ये ट्रॉफी जीत ली है। अब इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है तो इसका स्पॉन्सर्स कौन है, तो डुरंड कप को जो स्पॉन्सर करता है, जिसे आयोजित करता है, वो आयोजित इस बार किसने किया है, तो यहाँ पर इंडियन ऑयल, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल यहाँ पर, ठीक है, इंडियन ऑयल यहाँ पर इसको स्पॉन्सर करता है। तो स्पॉन्सर टीम भी पूछ सकता है, तो इंडियन ऑयल ये पूछ सकता है क्वेश्चन, डुरंड कप को कौन करता है, तो इंडियन ऑयल यहाँ पर, ठीक है, स्पॉन्सर करता है और यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर मोहन बगान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर भारत का पहला मानव रहित, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिफेंस की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ काफ़ी फॉर बैंकिंग के लिए पर्पज से और सभी एग्जाम्स के पर्पज से ये बहुत मायने रखती है। भारत का पहला मानव रहित FWD, याद रखिएगा FWD 200B, ये भारत का, इसका नाम भी याद रखिएगा, भारत का पहला मानव रहित जो विमान है उसका नाम है FWD 200B, हाल ही में लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी ने बनाया, बंगलुरु की ये कंपनी है और इस कंपनी ने इसे बनाया है। तो ये वन लाइनर है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये बंगलुरु की एक कंपनी है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम, ये कहाँ की कंपनी है, बंगलुरु की कंपनी है। ठीक है, और इसका नाम में फ्लाइंग वेज, इसीलिए इसका नाम रखा है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसीलिए P यहाँ पर FWD 200B इसका नाम रखा गया है। तो नाम काफी पूछ सकता है, पहला भारत का मानव रहित विमान, ये स्टैटिक में भी आगे क्वेश्चन बनेगा कभी ना कभी, भारत का पहला विमान कौन था, तो यहाँ पर FWD 200B है, और काफी जो है इसमें टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया गया है। याद रखिएगा कहाँ की कंपनी है, बंगलुरु की एक निजी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मादक पेय पदार्थ, पेय नहीं है यहाँ पर, मादक पेय पदार्थ में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो एल्कोहलिक हमारे बेवरेजेस होते हैं, यहाँ पर मादक पेय पदार्थों के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पर है, तो अभी एक जो है रैंक आई है और उस रैंक के अनुसार जो हमारे एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनमें भारत जो है, याद रखिएगा भारत 40वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, 40वें, वन लाइनर न्यूज है, बस ऐसे ही पूछ सकता है। पेय पदार्थ में एक्सपोर्ट करने में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है एल्कोहलिक बेवरेजेस, उसमें भारत कौन से 40वें स्थान पर है। ठीक है, बाकी खासा इस मैंने जानने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, हाल ही में सेबी ने किसे CSDSL, ये भी एक अपॉइंटमेंट है, CDSL के नए कार्यकारी और यहाँ पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं CDSL की, यहाँ पर CEO और MD की बात हो रही है, याद रखिएगा CEO और MD, जिसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और यहाँ पर MD का मतलब प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सेबी ने इसे अपॉइंटमेंट करता है, तो CSDL के यहाँ पर इसे नियुक्त किया गया है नेहल बोरा को। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इनका, नेहल बोरा। ठीक है, नेहाल बोरा है, नेहल बोरा जैसे आप पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर याद रखिएगा नेहाल बोरा जी को CDSL के क्या नियुक्त किया गया है, यहाँ पर CO नियुक्त किया गया है। और बात हुई है CDSL, तो ये इसका है सेंट्रल, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ठीक है, सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ये एक डीमेट अकाउंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा डीमेट अकाउंट जब खोलते हैं तो एक खुलवाने का काम CDSL यहाँ पर करती है, तो याद रखिएगा सेंट्रल डिपॉजिटरी यहाँ पर सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो अब सेबी की बात हुई है, तो सेबी से भी रिलेटेड फैक्ट पूछ सकते हैं। सेबी का स्थापना कब हुई थी, तो ये सेबी बनी थी 1992 को, याद रखिएगा 1992 में। कई बार एग्जाम्स में सेबी के बारे में पूछा गया है। सेबी का फुल फॉर्म है, छोटे छोटे एग्जाम जैसे पेट के एग्जाम है उसमें तो सेबी एब्रीविएशन ही पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सेबी का फुल फॉर्म था सिक्योरिटीज, याद रखिएगा सिक्योरिटीज यहाँ पर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेबी का मतलब एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ, यहाँ पर याद रखिएगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1992 हुए थे। बात अगर कर लोगे हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके यहाँ पर चेयरमैन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हेडक्वार्टर आप बताएंगे बहुत इजी है कहाँ हो सकता है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इसके चेयरमैन है यहाँ पर सुश्री, याद रखिएगा सुश्री माधवी, नाम सुश्री माधवीपुरी बुच इनका नाम है, याद रखिएगा माधवीपुरी बुच इनका नाम है। तो इनके चेयरमैन जरूर याद रखिएगा, चेयरमैन कई बार पूछे गए। तो सुश्री माधवीपुरी इनका जो है क्या है, इनका यहाँ पर पुरी जी का क्या है, इनके जो है अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये वन लाइनर न्यूज़ है। तो लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुई हैं आलिया भट्ट, ठीक है। लॉरियल का प्रचार कौन आप देंगी, तो आप देखते भी होंगे लॉरियल जो है उनका प्रचार कौन देता है, तो उनका प्रचार आपको ज़्यादातर आलिया भट्ट यहाँ पर देते हुए नजर आए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं किसी को अगर पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर रजविंदर सिंह भट्टी, याद रखिएगा दोस्तों रजविंदर सिंह भट्टी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। CISF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पर वन लाइनर न्यूज है, रजविंदर सिंह भट्टी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल यहाँ पर चुने गए। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। सौर गठबंधन ने सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए कितने $1 मिलियन का फैसिलिटी इंश्योरेंस मैकेनिज्म लॉन्च किया है, ताकि वो सोलर जो है प्रोजेक्ट को यानी उसको को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सके, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके लिए जो ISA है, याद रखिएगा ISA इंटरनेशनल, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। कब बना था ये, तो ये बना था 30 नवंबर 2015 को, याद रखिएगा कब बना था, 2015 को। अच्छी बात ये है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका कहाँ है मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन की बात करेंगे तो कौन है, माथुर, ठीक है, ठीक है। माथुर फुल फॉर्म बताइए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो इसके जो माथुर हैं अजय माथुर, याद रखिएगा अजय माथुर जो इसके हैं वो अध्यक्ष हैं। अजय माथुर जी यहाँ पर अध्यक्ष हो जाते हैं। बात हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो इसका पहला फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सौर फेस्टिवल, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सोलर फेस्टिवल इस बार मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, ये भी मनाया जाएगा, इसलिए पहला सोलर ये महोत्सव मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, याद रखिएगा कहाँ मनाया जाएगा, नई दिल्ली में। तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी है। तो ये भी पूछ सकता है कितने मिलियन का यहाँ पर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो 100 मिलियन यहाँ पर, याद रखिएगा 100 मिलियन का यहाँ पर, ठीक है।
$100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो नई दिल्ली में इसका पहला फेस्टिवल यानी महोत्सव मनाया जाएगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर जो फेस्टिवल है वो नई दिल्ली में मनाया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, बार बार मेरे साथ, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल नई दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने वाली है? तो यहाँ पर भारत की जीडीपी 7% रहने वाली है। अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक एक बार एग्जाम में पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा बैंक बना था? ठीक है, ये आया था एसएससी के एग्जाम में। तो ये वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उसने पूछा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कौन सा बैंक है, उसमें नीचे 4-5 बैंक दिए थे जिसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही वर्ल्ड बैंक बना था। कब बना था? 1944 में। और इसने 1946 से अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यहाँ पर यूएसए में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसके अध्यक्ष की, कोई बता सकता है कमेंट में? ठीक है, तो अध्यक्ष हैं इसके यहाँ पर कौन है? अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा याद रखिएगा, अजय बंगा जी इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार अध्यक्ष का नाम पूछा गया है और इसका नाम भी यहाँ पर कई बार पूछा गया। 1944 में ये, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई बैंक बना था बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पर तो ये 1944 में बना था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में 23वां लॉ कमीशन बन गया है। कब तक के लिए बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं, जो हमारा 22वां लॉ कमीशन था, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 22वां लॉ कमीशन अभी समाप्त हुआ है। 22वां लॉ कमीशन, यहाँ पर आप जानते हैं लॉ कमीशन बनते हैं। और लॉ कमीशन किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जो भी हमारे कानून है उसमें क्या, जो नए सिरे से, क्योंकि ये पुराना होता तो नए सिरे की समीक्षा की जाती है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियों को और नई चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए लॉ कमीशन बनता है। तो 22वां लॉ कमीशन अभी 31, यहाँ पर याद रखिएगा, अगस्त को समाप्त हुआ है। 31 अगस्त को 22वां लॉ समाप्त हो गया और फिर से 23वां लॉ कमीशन बना है। और ये 1 सितंबर से, याद रखिएगा, 1 सितंबर से 2024 से 31 अगस्त, 3 साल के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा 31 AU, यहाँ पर 31 अगस्त 2027 तक चलेगा, ये चीज़ याद रखिए। 31 अगस्त 2027 तक, यानी 3 सालों के लिए ये लॉ कमीशन बना है, याद रखिएगा, 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर याद रखिएगा। 31 से 23वां लॉ कमीशन, 1 सितंबर तो इसकी डेट पूछी जाए तक कि कब तक, तो 31 अगस्त 2027 तक इसकी डेट है। ठीक है, चलिए, तो इसका यहाँ पर आंसर भी है 31 अगस्त 2027, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आरबीआई को आवेदन किया है? तो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है एयू स्मॉल फाइनेंस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने बैंकिंग सुविधाओं को और बढ़ाने की कोशिश की है। और जब इसीलिए उसने क्या किया है, आरबीआई में आवेदन किया कि हमारे को क्या बना दिया जाए, यूनिवर्सल बैंक बनाया जाए। यूनिवर्सल बैंक्स आप लोग जानते हैं वो बैंक से थे जो अपने देश में अपने सर्विसेज को लॉन्च ही करती, बाहर भी विदेशों में अपनी सर्विसेज लॉन्च कर देती हैं, तो वहाँ पर उनको यूनिवर्सल बैंक बोला जाता है। तो यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इससे यूनिवर्सल बैंक के लिए आवेदन किया आरबीआई को। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये, इसमें अभी फिनकेयर, याद रखिएगा, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब से लागू है और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये पहला मर्जर है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये पहला मर्जर है, इसलिए ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी हाल ही में किसमें विलय कर दिया गया है, मर्जर कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर किया गया। और ये प्रभावी कब से होगा? तो ये प्रभावी हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस को एयू स्मॉल फाइनेंस में मर्ज कर दिया गया है। ये इस तरीके स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में पहला मर्जर है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई को आवेदन भी कर दिया है यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
GSDP, ठीक है, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ग्रोथ रैंक के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। अब देखिए, स्टेट्स में स्टेट्स की अपनी जीडीपी होती है, तो स्टेट्स की जीडीपी निकाली जाती है, उस जीडीपी के अनुसार कौन सा राज्य है जिसने जीडीपी के ग्रोथ के रैंक में टॉप स्थान यहाँ पर पाया है। तो ये वन लाइनर न्यूज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसने, जो हमारी स्टेट जीडीपी होती है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसकी जो जीडीपी 2023-24 की, याद रखिएगा कितनी है यहाँ पर, तो मैं बता दूं आपको, बहुत, जितना टारगेट था देश, जो कुल हमारी जीडीपी है उससे इसकी ज्यादा जीडीपी है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसकी जीडीपी आई 9.2, जो हमारे फुल 23-24 के लिए जो भारत की जीडीपी रही वो 8.2 ही रही थी। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत की जीडीपी से ऊपर भी यहाँ पर जो है निकल गया है, तो वहां पर तेलंगाना की जो जीडीपी है वो 9.2 आई है, यानी सबसे ज्यादा प्रदर्शन में रहा है। और जो हमारे टोटल 23-24 के लिए हमारी जो जीडीपी रही है भारत की वो 8.2 रही थी, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना की देखा गया तो इससे भी ज्यादा निकल गई। कितनी रही है यहाँ पर? 9.2। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर तेलंगाना शीर्ष पे रहा है, उसके बाद तमिलनाडु आया है, ठीक है, तमिलनाडु की 8.2 ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे, हाल ही में किस देश के लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो लुइस सुआरेज ये किस देश के हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, बहुत ही ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं लुइस सुआरेज की। भैया आप लुइस सुआरेज, इनका नाम भी देखिए कितना अजीब सा नाम है भाई, लुइस सुआरेज, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से हैं? तो ये उरुग्वे से हैं, याद रखिएगा, उरुग्वे से हैं, ठीक है। जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं उरुग्वे की राजधानी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उरुग्वे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उरुग्वे यहाँ पर। और उरुग्वे की जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है। उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेवीडियो है, ठीक है। मोंटे कार्लो मत पढ़िएगा, मोंटेवीडियो यहाँ की राजधानी है और मुद्रा यहाँ की पेसो है, याद रखिएगा। मुद्रा यानी करेंसी क्या है, तो करेंसी यहाँ की पेसो है। और अगर कैपिटल की बात करेंगे तो मोंटे यहाँ पर, वीडियो यहाँ पे क्या है, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, पेसो। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है वो यही पूछे कि लुइस सुआरेज ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वो किस देश से, वो ये भी पूछ सकता है क्योंकि वो एक राजधानी और एक मुद्रा पूछता है, तो ये भी पूछ सकता है। और जो हाईलाइट उसे मिल जाएगा वही उठा के रख देगा, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेता है, तो इसी में से। तो उरुग्वे की मोंटेवीडियो, पेसो यहाँ पर याद रखिएगा। न्यूज को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल करंट का कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, चाहे आप कहीं से जो है पढ़ते हो। पीएम मोदी ने हाल ही में जल संचय, ये योजना काफी पहल इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। आगे स्टेटिक भी बन सकती है। पीएम मोदी ने हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है और भारत के किस राज्य से शुरू की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है गुजरात के सूरत से। गुजरात के सूरत से जल संचय जन भागीदारी, इसका मतलब ही जल संचय का मतलब जल को बचाना है और जन की भागीदारी मतलब लोगों की भागीदारी इसमें इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचा सके। जो पोर्टेबल वाटर है बहुत कम है और ऐसे में हम चाहते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार इस पर काफ़ी काम भी कर रही है। तो जल संचय जन भागीदारी ये गुजरात के सूरत से। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जल संचय जन भागीदारी किसने लॉन्च किया था? तो पीएम मोदी ने। कहाँ से? गुजरात के सूरत से। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम ब्रेल लिपि में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हाल ही में किसने लॉन्च की है? ठीक है, लॉन्च की गई, इसे किसने लॉन्च किया है? तो भारत की ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किन के लिए होती है? आप लोग जानते होंगे ब्रेल लिपि जो होती है वो जो लोग ब्लाइंड लोग होते हैं, जो लोग थोड़े अंदर जिनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो लोग इस लिपि का यूज, क्योंकि तो ऐसे ब्रेल लिपि का यानी इस लिपि से वो लोग जान जाते हैं, देखो 100 का नोट 200 तुरंत पहचान लेते हैं वो, तो ब्रेल लिपि के थ्रू। और ब्रेल लिपि में ऐसा पहली बार हुआ है। और किसने ये लॉन्च किया? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया। किसने ये लॉन्च कर दी? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पर आप देख रहे हो जो एडवर्टाइज आ रहा है यूट्यूब पर, उसमें भी इसको दिखा रहे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से न्यूज उठा लेते वो, ऐसे आप जब यूट्यूब देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, कई कई बार आ जाता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन आप लोग तो ध्यान नहीं, स्किप कर देते हैं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये भारत की पहली ब्रेल भाषा में, याद रखिएगा, ब्रेल लिपि में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की है। तो किसने? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस।
अगला है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बल ने भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक वेसल गोवा में लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो नाम तो आपको पहले से है, समुद्र प्रताप। याद रखिएगा, ये भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित है और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक वेसल इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे पूछ सकता है, भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक जो पेयजल है उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप है। कहाँ से लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ऐसे भी, प्रदूषण नियंत्रक जो नियंत्रण पेयजल है समुद्र प्रताप, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, गोवा राज्य से स्टार्ट इसको लॉन्च किया किसने? तो भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ पर सीजी, ठीक है, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बल ने इसे अभी हाल ही में गोवा से इसे जो भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित है प्रदूषण नियंत्रक वेसल, यहाँ पर समुद्र प्रताप को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चले, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत का पहला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगली न्यूज़, तो ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको सेशन और पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं 8 अगस्त को सुबह 6 बजे।